अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture we are going to continue our discussion regarding the chapter number 6, that is your bond valuation, from the book that is Principles of Managerial Finance by Gitman 13th edition. In this particular chapter we have already discussed many things regarding the bonds, regarding a डेट सिक्योरिटी. डेट सिक्योरिटी मीन जो कर्जदार जिस पे हम कर्ज लेते हैं उस सिक्योरिटी के हवाले से हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं. वी वर डिस्कसिंग अबाउट द बॉन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. हमने बॉन्ड के ऊपर बहुत सारी बातें की हैं. अभी हम उसी बॉन्ड से रिलेटेड डिफरेंट फीचर्स को, डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं. हमारी पहली डिस्कशन है कन्वर्जन फीचर ऑफ द बॉन्ड. नाउ व्हाट इज़ कन्वर्जन फीचर? कन्वर्जन फीचर किसे कहा जाता है? कन्वर्जन फीचर इज़ अ सिचुएशन जब आप किसी कंपनी में जाके कहते हैं कि सर आई वांट टू इन्वेस्ट, लेकिन मैंने ना शेयर्स परचेज़ करने हैं. ये एग्जांपल दे के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है. हम किसी कंपनी के पास गए, हमने कहा सर आई वांट टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, लेकिन आई एम विलिंग टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ योर कंपनी. उस कंपनी ने कहा कि सॉरी सर, हमारे पास शेयर्स की पॉसिबिलिटी नहीं है, हमारे पास अभी हम शेयर इशू नहीं कर रहे. अब उसकी रीज़न क्या हो सकती है कि वो उनकी एजीएम आने वाली है, एनुअल जनरल मीटिंग आने वाली है. वो कहते हैं कि नहीं, अगर हमने शेयर्स इशू कर दिए कॉमन शेयर्स तो हमें इन्हें वोटिंग पावर देना पड़ेगा, हम वोटिंग पावर नहीं दे सकते. वो कहते हैं नहीं नहीं सर, आई एक्चुअली इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, शेयर्स आर नॉट अवेलेबल, बट यू मे स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट बाय परचेजिंग द बॉन्ड. यानी हमने जब बैंक वाली एग्जांपल दी थी, बैंक ने कहा 1 लाख रुपए आप हमें दे दें, हमारा पीस ऑफ पेपर डेट इज नेम्ड एज बॉन्ड, वो आप हमसे लेकर चले जाएं. तो हमने कहा कि सर एक्चुअली बात आपकी ठीक है ये बॉन्ड वाली, लेकिन हम बॉन्ड नहीं परचेज़ करना चाह रहे, हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारे पास पैसा है लेकिन हम उससे शेयर्स. उन्होंने कहा सर फिर ऐसा करते हैं, आप बॉन्ड परचेज़ कर लेते हैं, कर लें विद द कन्वर्जन फ़ीचर. कन्वर्जन फ़ीचर क्या है कि लेट्स सपोज आप अगर बॉन्ड को परचेज़ करेंगे आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 year और एनी अदर टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड तक आप हमारे बॉन्ड होल्डर रहेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, आप ही के बॉन्ड को शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप हमारे शेयर होल्डर बन जाएंगे. अब ऐसी सिचुएशन आपके लिए कैसी ये फ्रूटफुल कब होती है? मैं आपको एग्जांपल एंग्रो की दूंगा कि एंग्रो के क्योंकि शेयर्स होल्डर बहुत कम होते हैं हमारे, मतलब शेयर परचेज़ करना बड़ा मुश्किल होता है. तो अगर एंग्रो कभी बॉन्ड विद कन्वर्जन फीचर इशू करता है तो लोग फ़ौरन भाग के ले लेते हैं. उन्हें पता होता है कि हमने यहाँ पे बॉन्ड्स को परचेज़ करेंगे, थोड़ा अर्सा हमें रिटर्न तो मिलता ही रहेगा बॉन्ड के ऊपर, लेकिन उस अरसे गुजरने के बाद हम इसके कंपनी के क्या बन जाएंगे? शेयर होल्डर बन जाएंगे. ठीक हो गया. कन्वर्जन फीचर के बाद आपका कॉन्सेप्ट है कॉल फीचर का. नाउ व्हाट इज़ कॉल फीचर? कॉल फीचर इज़ बेसिकली अ सिचुएशन जिसमें आप कहते हैं कि कोई बंदा आके हमारा पीस ऑफ पेपर $1 लाख हमें दे और हमारा पीस ऑफ पेपर जिसे हम नाम दे रहे हैं बॉन्ड का वो लेकर चला जाए. ठीक हो गया. अब ये सर लेट्स सपोज यूबीएल ने एक बॉन्ड इशू किया है 1 लाख का. इशू नहीं किया, मतलब वो चाह रहा है कि हमें $1 लाख कहीं से मिल जाए और हमसे जो भी बंदा आए वो 1 लाख बॉन्ड लेकर चला जाए. ठीक है. लेकिन यूबीएल को पता है कि आफ्टर 3 months हमारे पास $1 लाख आ जाएंगे कहीं और से, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास पैसों की कमी है, हमें $1 लाख कहीं से मिल जाए तो हम अपनी एक्टिविटी को कर सकते हैं. लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि 3 years के बाद, हमारे 3 months के बाद हमारे पास अपने $1 लाख आ जाए, हमें किसी से इन्वेस्टमेंट, किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत ना पड़े. ऐसी सिचुएशन में वो कॉल फीचर वाला बॉन्ड इशू करते हैं. कॉल फीचर ऑफ द बॉन्ड क्या है? अब सिंपल सी बात है कि सर हम आपको कॉल कर देंगे जब भी हमारे पास पैसे आएंगे, आप हमारा बॉन्ड वापस दे देंगे हमें और अपने $1 लाख हमसे लेकर चले जाएंगे. दोबारा सुने, आप आज क्या कर रहे हैं? आज हमें $1 लाख दे रहे हैं, $1 लाख दे रहे हैं और हम आपको बॉन्ड इशू कर रहे हैं. लेकिन जब हमारे पास पैसे आ गए, आप हमारा बॉन्ड हमें वापस कर देंगे और अपना $1 लाख हमसे लेकर चले जाएंगे. अब ऐसी बात यह है कि सर फिर क्यों कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करे? इन्वेस्टमेंट होता है रिटर्न पर्पज़ के लिए, लेकिन यहाँ पे तो वो जब दिल चाहेगा वो वापस बुला लेंगे, शायद रिटर्न बने ही ना, क्योंकि रिटर्न तो 1 साल बाद मिलना है. लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ,
तो फिर तो सर इस बॉन्ड को कोई परचेज़ नहीं करेगा, क्योंकि इन्हों कभी भी वो कॉल कर दें, जी सर हमारे पास पैसे आ गए, हमारा पीस ऑफ पेपर बॉन्ड वापस करें और अपना 1 लाख रुपए ले जाएं। तो इसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कॉल प्राइस का। कॉल प्राइस सेट की जाती है कि सर हम 3 महीने सर हम आप ये बॉन्ड है कॉल फीचर के साथ, हम आपको कभी भी बुला सकते हैं और अपने पैसे वापस लेकर, आपके पैसे आपको वापस करके अपना बॉन्ड वापस लेंगे। लेकिन आप ये टेंशन ना लें कि हम आपको आपका सिर्फ ₹1,00,000 लेंगे, आपको 1,05,000 देंगे। कॉल प्राइस विल ऑलवेज बी दैट कैन बी द पार्ट ऑफ योर any sort of objective activity in case that part in case there will be any objective part in your paper। तो आपको ये 1,05,000 ये कॉल प्राइस इस तरह की छोटी छोटी बातें आनी चाहिए, ये पार्ट बन सकता है किसी तरीके से भी अगर ऐसा कुछ हुआ। तो हम क्या कहते हैं कि चीज़ आप हमें कितना दे के जा रहे हैं, ₹1,00,000 दे के जा रहे हैं, $1,00,000। लेकिन जब हम आपसे कॉल फीचर पे यही चीज़ वापस आपके पैसे आपसे कहेंगे ना बॉन्ड हमारा वापस करें पैसे ले जाएं, तब हम आपको कॉल प्राइस 1,05,000 की ऑफ़र करें, यानी आपको 1,05,000 रुपये मिलेंगे इन केस वी विल कॉल यू टू रिटर्न आर बॉन्ड। यानी कॉल प्राइस हमेशा पार प्राइस से ज़्यादा होती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि सर आप हमें 1,00,000 रुपये दे जाएँ, 3 महीने बाद आप हमारा अपना 1,00,000 रुपये वापस ले जाइएगा और आप हमारे बॉन्ड वापस कर दीजिएगा। वो कहेगा सर मैं तो फिर इन्वेस्ट ही क्यों करूँ, जब आप मुझे कॉल करके मेरा वही का वही ₹1,00,000 मुझे 3 महीने ₹1,00,000 आपको दे दिए, उसके बाद आपने मेरे ही ₹1,00,000 मुझे वापस कर दिया। 3 महीने जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट की थी उसका मुझे क्या रिटर्न मिला, उसका रिटर्न क्रिएट करने के लिए हमारे पास कॉल प्राइस का ऑप्शन है, जिसमें हमेशा पार वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू होती है। और यहाँ पे 5,000 क्या है, ये 5,000 आपको का मिला है कॉल प्रीमियम। प्रीमियम का कॉन्सेप्ट क्या है कि इन केस द बैंक विल कॉल द इन्वेस्टर टू गेट द 1,00,000 back and return the bond, whatever the additional amount the bank is ready to pay that will be named as call premium। यानी जब भी बैंक ने कहा कि सर हम आपको 1,00,000 रुपए की चीज़ आपका 1,00,000 रुपए आपको वापस करेंगे और हम आपसे क्या ले लेंगे, बॉन्ड ले लेंगे, उस सूरत हाल में जो एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक रेडी होता है पे करने के लिए, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को नाम दिया जाता है कॉल प्रीमियम का। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है डिबेंचर का। डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर इज बेसिकली द बॉन्ड। सेम का सेम कॉन्सेप्ट होता है डिबेंचर में, कोई चीज़ में फ़र्क नहीं है, नाम का फ़र्क है, नोमेनक्लेचर का फ़र्क है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन टर्म एंड कंडीशन। मोस्टली डिबेंचर्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इशू करती हैं, ये भी वही पीस ऑफ पेपर ही होता है, इसमें भी एग्रीमेंट होता है, इसमें भी रिटर्न होता है, इसमें भी क्या नाम है मैच्योरिटी डेट होती है, इसमें भी पार वैल्यू होती है, सारा कुछ सेम होता है। लेकिन ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इशू करती हैं, वो बॉन्ड की जगह नाम दे देते हैं डिबेंचर का, उस एग्रीमेंट को डिबेंचर का नाम दे देते हैं। बॉन्ड मोस्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इशू करती हैं। अब इसके अंदर दूसरा फीचर दोनों में फ़र्क क्या है बॉन्ड और डिबेंचर में, क्योंकि गवर्नमेंट इशू करती हैं यहाँ पे ये रिस्क का फैक्टर क्या होता है, बहुत कम होता है, जबकि डिबेंचर क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इशू करती हैं, रिस्क का फैक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट है फॉरेन बॉन्ड का। फॉरेन बॉन्ड क्या होता है, a bond that is basically issued by a company or the government of any other country other than your local market, local company और your national company, national government। यानी सिंपल सी बात अगर हम ये करें कि पाकिस्तान के लिए तमाम बाकी मुल्कों का जो बॉन्ड है वो क्या है, फॉरेन बॉन्ड है। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि मलेशिया का जो बॉन्ड होगा वो मलेशिया के लिए वो वाला बॉन्ड फॉरेन बॉन्ड नहीं होगा, मलेशिया के लिए पाकिस्तान का बॉन्ड क्या होगा, फॉरेन बॉन्ड होगा। यानी बैनुल अक़वामी बॉन्ड जो आपकी लोकल मार्केट ने इशू नहीं किया, किसी दूसरे मुल्क ने उसकी मार्केट ने इशू किया। ठीक हो गया।
यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ज़ीरो कूपन बॉन्ड का समझाना है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। ज़ीरो कूपन बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? ज़ीरो कूपन का मतलब क्या है? कूपन मीन्स द इंटरेस्ट दैट द बॉन्ड इज़ गिविंग टू यू। ऐसा बॉन्ड जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे बड़ी अजीब सी बात आएगी, आप कहेंगे कि सर ये क्या आप बात कर रहे हैं? यानी 1,00,000 रुपए आपने 1,00,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया। $1,00,000 इज़ बेसिकली द अमाउंट यू इन्वेस्टेड, और आपको कह रहे हैं कि सर इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। तो सर पहली बात तो ये है कि कौन इन्वेस्ट करेगा इसे? यानी ऐसी चीज़ जिसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा, आपको कह रहे हैं कि सर ये 1,00,000 है, 1,00,000 ही मिलेगा, तो ऐसी सूरत हाल में तो कोई इसे परचेज़ ही नहीं करेगा। नो, हमारी कभी कभी ऐसे हम बॉन्ड्स इशू करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि सर आज आप हमें पैसा दे दें 1,00,000 का 5 ईयर्स के लिए, और 5 साल के बाद हम आपको पैसा देंगे डेट कैन बी 1,50,000। अब आप कहते हैं कि सर हमें इस पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, हमें इस पे सालाना कोई इंटरेस्ट, कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, लेकिन क्योंकि इसकी जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो 1,50,000, हमें सिर्फ 5 साल का इंतज़ार करना है। 5 साल बाद हम यही बॉन्ड उन्हें जाके बैंक को वापस करेंगे, और बैंक हमें 1,00,000 की जगह कितना देगा? 1,50,000 देगा। यानी हमारा जो प्रॉफिट क्रिएट होगा वो 50,000 क्रिएट होगा। ऐसी सूरत में जो बॉन्ड इशू होता है उसे क्या कहते हैं? ज़ीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट है बेसिक वैल्यूएशन मॉडल। बेसिक वैल्यूएशन मॉडल से पहले मैंने एक छोटी सी बात आपको और समझानी है। बेसिक वैल्यूएशन मॉडल से पहले मैंने आपको 2 मेथड्स पढ़ाने हैं। मेथड 1 फॉर द बॉन्ड वैल्यूएशन, एंड मेथड 2 फॉर द बॉन्ड वैल्यूएशन। ये 2 मेथड को जब आप समझ लेंगे, आपको ऑटोमेटिकली ये बेसिक वैल्यूएशन मॉडल भी समझ आ जाएगा। ठीक है। हमने जब वो एक क्वेश्चन के अंदर पिछले पार्ट्स में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने कहा था कि यूबीएल है बैंक जो आपको अ पीस ऑफ पेपर दैट इज़ बॉन्ड इशू कर रहा है, उस बॉन्ड को वो आपको $1,00,000 में पे कर रहा है। मतलब वो कह रहा है हमें $1,00,000 दे जाएँ और हमसे हमारा बॉन्ड ले जाएँ, हम आपको इसके ऊपर जो इंटरेस्ट देंगे वो 10% देंगे। ये हमारा क्या है? कूपन रेट है। कूपन रेट मीन्स द रेट दैट इज़ रिटर्न ऑन योर बॉन्ड द इंटरेस्ट दैट अ बैंक इज़ ऑफरिंग टू यू। कूपन रेट एन कितना है? 3 ईयर्स, यानी जो मेच्योरिटी है उसका 3 ईयर्स है। अब आप कहें सर इसे कैलकुलेट कैसे करना है? जो मेरे तमाम बच्चे ये बात जहन में रखें कि पहला मेथड क्या है कि आप इसे फॉर्मूला के ऊपर बेस करने लग जाएं। यहाँ पे आपने वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकाली है ना, वैल्यू ऑफ बॉन्ड। सर इसकी वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे आप लिखेंगे कि टाइम वैल्यू अगर बनाएं, यहाँ 0 पॉइंट इन टाइम पे है, या 1 पे है, या 2 पे और ये 3 पे है। यहाँ पे आपको 10,000 मिलेगा, यहाँ पे आपको 10,000 मिलेगा, यहाँ पे आपको 10,000 मिलेगा, प्लस $1,00,000 मिलेगा, जो आपको कह रहे हैं कि 3 साल बाद ये पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है। आप इसे सिंपल यूँ करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 10,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई कितना है? 10% रेज़ टू द पावर 3। फिर कितना है? 10,000 एक बात आपको ज़रा समझा दूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, ये जो 10% है ना, ये इन्फ्लेशन रेट है। ये है ना 10, अब मैं आपको मेरी बात समझें ज़रा गौर से सारे बच्चे। ये 10% क्या है? ये इंटरेस्ट रेट है। ये निकालने के लिए क्या नहीं, कितना इंटरेस्ट मिलेगा अगर हम इस बॉन्ड को परचेज़ करेंगे, तो 10% कूपन रेट हमें क्या बता रहा है कि 1,00,000 का 10% 10,000 हमें मिलेगा। और ये वाला जो 10% है ना, ये 10% है मार्केट का इन्फ्लेशन रेट, कि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन कितनी है। हमने सपोज किया वो 10% है।
आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ 9% सपोज कर लेता हूँ, और उसके बाद आपको एक छोटी सी बात भी समझाऊंगा जो कि हम क्वेश्चन के एंड में निकालें, क्योंकि हमने पिछले पार्ट में जो इन्फ्लेशन रेट लिया था वो 9% लिया था। तो 9%, फिर हम 10 ये रेस टू द पावर 1, फिर 1 प्लस 9% रेस टू द पावर 2, फिर 1 प्लस 10,000 1 प्लस 9 रेस टू द पावर 3, फिर 1 लाख जो हमें 3 साल बाद हमारा प्रिंसिपल वापस मिलेगा, 1 प्लस 9% रेस टू द पावर 3। अब यहाँ तक मैं दोबारा सारी बात समझा देता हूँ ताकि बच्चों को ये थोड़ी बहुत जो मैंने पीछे पेजेस देखे हैं उसमें कन्फ्यूजन हुई है वो सही हो जाए। ये हमारी टाइमलाइन है। यूबीएल बैंक ने कहा सर हमारा बॉन्ड परचेज़ करें, हमें 1 लाख रुपये दे जाएँ, यूबीएल को दे दें 1 लाख, हमारा ये पीस ऑफ पेपर ले जाएँ। इसके फ़ीचर क्या हैं, इसमें हम आपको इंटरेस्ट देंगे 10%, यानी आपको हर साल 1 लाख का 10%, 10,000 देते रहेंगे। एन हमारा 3 ईयर है, यानी 3 साल के लिए हम ये बॉन्ड इशू कर रहे हैं। ठीक है, आप 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर लें। ठीक है, हमने यहाँ पे टाइमलाइन ड्रॉ की, हमने पता चला कि सर आज ये 0 पॉइंट इन टाइम पे हमें ये बॉन्ड परचेज़ करना है। 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर हमें 10,000 मिलेगा, क्योंकि 1 लाख का 10% 10,000 आएगा। फिर हमें 10,000 मिलेगा 2 ईयर के बाद, फिर हमें 10,000 मिलेगा 3 ईयर्स के बाद। ठीक है, और फिर जब 3 साल कंप्लीट होंगे हमारा प्रिंसिपल हमारा 1 लाख डॉलर हमें वापस बैंक दे देगा, क्योंकि 3 साल के बाद बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा। हम जाएंगे बैंक को कहेंगे कि सर हमारा 1 लाख दें, यूबीएल हमारा 1 लाख वापस कर देगा और अपना जो बॉन्ड है वो वापस यूबीएल अपने पास रख देगा। ठीक हो गया, हमने इसे कैलकुलेट करने लगे, हमने पता किया कि मार्केट में डी वैल्यूएशन कितनी है, हमारा जो ये पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये कितना डी वैल्यू होगा, यानी हम इन्फ्लेशन रेट के ऊपर कर रहे हैं। आई आपका कूपन रेट होगा, इन्फ्लेशन रेट आपका डिफरेंट होगा। इन्फ्लेशन रेट हमने यहाँ पे कितना सपोज किया, 9% सपोज किया। 9% हमने किया, हमारा तरीका क्या था, 1 लाख। ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेस टू द पावर एन, यही कॉन्सेप्ट होता है ना। ये फ्यूचर में आपको कितना मिलना है, 10,000। 1 साल बाद आपको फ्यूचर में 10,000 मिलना है। 1 प्लस आई कितना है, इन्फ्लेशन रेट, ये आई इन्फ्लेशन रेट डाला है, कूपन नहीं है। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट 9% रेस टू द पावर 1, क्योंकि 1 साल बाद मिलेगा। 10,000 ओवर 1 प्लस 9% रेस टू द पावर क्या आ गया, 2 आ गया। फिर वो 10,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 9% रेस पावर 3 आ गया। फिर 1 लाख डिवाइड बाय 1 प्लस 9% रेस पावर 3 आ गया। आपने इस तरह इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, फिर आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, फिर आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की। आपका जो आंसर आया वो 1,02,000। मैं आंसर आपको पहले बता देता हूँ, 1,02,531 आंसर आ गया। अब ये था मेथड 1 से सॉल्व करने का, जिसमें हमने हर वैल्यू को एज अ फार्मूला डील किया, हर को एज अ फार्मूले की फॉर्म में ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू और चारों वैल्यूज़ को प्लस किया कि 4 साल तक ये तमाम वैल्यू मिलेगा। हमें पता चल गया है कि बॉन्ड 1,02,531 का है, हमने उस चीज़ को परचेज़ कर लिया। अब यहाँ पर एक बात आपने जहन में रखनी है, ये जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अभी मेथड 2 पे मैं नहीं गया, एक बात समझानी है। ये आपको वैल्यू कितनी है, 1,02,000 ना, ये 1 लाख से ज़्यादा है ना। 1 लाख क्या था, वो पार वैल्यू जिसमें हमने बॉन्ड को इशू किया था। ये 1,02,000 पार वैल्यू से ज़्यादा है। हमेशा याद रखिएगा, जब आपका कूपन रेट ज़्यादा होगा और इन्फ्लेशन रेट कम होगा, तब आपका आंसर ग्रेटर देन पार ही आया करेगा। ये मेरी बात दोबारा समझें, जब आपका कूपन रेट कितना है, 10% ज़्यादा है, इन्फ्लेशन रेट कितना है, 9%, यानी मार्केट में जो डीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है वो 9%, लेकिन हम आपको आपके पैसों के ऊपर 10% रिटर्न दे रहे हैं। हम जब ज़्यादा दे रहे हैं कूपन, मार्केट का इन्फ्लेशन कम है, तब आपको इसी किस्म का आंसर मिला करेगा कि पार से ज़्यादा आपकी वैल्यू बना करेगी, 1,02,000। यानी आप ये बॉन्ड प्रीमियम पे इशू करेंगे। आप कहेंगे नहीं सर, ये बॉन्ड हम 1,02,571 रुपये का 31 रुपये का इशू करेंगे। ठीक है, लेकिन जब आपका कूपन और जब आपका इन्फ्लेशन सेम आ जाएगा, इन्फ्लेशन कूपन भी सेम है, यानी हम उन पे 10% दे रहे हैं और डीवैल्यूएशन भी 10% दे रहे हैं, ऐसी बॉन्ड की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा उसकी पार वैल्यू आएगी। यानी ऐसे बॉन्ड का आंसर 1 लाख ही आएगा। आप बच्चे अक्सर सारे बच्चे क्या करें, एक प्रैक्टिस के लिए
ये 10% या 9% की जगह 10% करें तो 10% एंड 10% बोथ विल बी 10%, तो आपका जो आंसर आएगा वो $1,00,000 ही आएगा जो पार वैल्यू है। तीसरी बात ये कि कूपन आपका कम हो और मार्केट का इन्फ्लेशन रेट क्या हो 10% ज़्यादा हो, इस सूरत में आपका आंसर लेस देन पार वैल्यू आएगा। आपका आंसर 98,099, 97 ऐसे 1 लाख से कम ही आंसर आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आपका कूपन कम हो और इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तब आपको इसी किस्म का कोई ना कोई आंसर मिलेगा। ये बात मैंने आपको वैसे बताई है, एक जनरल बात बताई है कि जब आपका इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन कम हो, आपका कूपन ज़्यादा हो, तब आपका बॉन्ड का आंसर हमेशा प्रीमियम पे आएगा। जब आपका इन्फ्लेशन भी सेम हो और कूपन भी सेम हो, दोनों सेम हो, तो आपका वैल्यू पार वैल्यू आएगी। और जब आपका इन्फ्लेशन कम हो, कूपन कम हो, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, तब आपका हमेशा लेस देन पार वैल्यू आपका आंसर आया करेगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट, इसके बाद हम मेथड 2 पे आते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन का, कि दूसरा तरीका कार क्या है बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने की। मेथड 2 ये है कि क्योंकि सर हमें 10,000 मिलना है फॉर 1 ईयर, 10,000 मिलना है फॉर सेकेंड ईयर, 10,000 मिलना है फॉर 3 ईयर्स, तो 10,000 10,000 एंड 10,000। कैन वी से सर इट इज़ बेसिकली अ कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युटी। यहाँ पे एन्युटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है क्योंकि वैल्यू सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स, सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट 3 सालों तक 10 10 10 ये एन्युटी आ रहा है ना। अब ऐसे तरीके से हम बग़ैर कैलकुलेटेड मतलब टोटली उस पर डिपेंड किए बगैर हम क्या करते हैं, टेबल का कॉन्सेप्ट ले आते हैं, टेबल से हम अपनी आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू ऑफ बॉन्ड is basically equal to 10,000 into present value of annuity factor where n is equal to 3 and I is basically equal to 9%। ये बन गया, यानी आपको 10,000 एन्युटी क्रिएट हो गई। आपने टेबल में जाना है, n इज़ इक्वल टू 3 में देखना है, i इज़ इक्वल टू 9 पर, वो जो टेबल मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है, उस टेबल के अंदर जाके 10,000 जो कि आपको सीरीज़ ऑफ इक्वल पेमेंट 10,000 10,000 10,000 मिलेगी, वो ये आपने निकालनी है। प्लस जब 3 साल कंप्लीट होंगे और क्या चीज़ मिलेगी, आपका $1,00,000 जो आपने इन्वेस्ट किया था वो भी आपको वापस मिलेगा। लेकिन ये 1 लाख सिंगल अमाउंट है, ये $1,00,000 जो आपका प्रिंसिपल है ये सिंगल अमाउंट है, यहाँ पे कोई सीरीज़ नहीं आ रही, तो हम यहाँ पे कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, बस ऑफ एन्युटी नहीं है, ये एन्युटी नहीं है, ये तो एक ही सिंगल अमाउंट मिलेगी कि 3 साल के बाद जब हमारे ये सारी एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा, 3 साल के एंड पे आपको आपका $1,00,000 प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा। तो ये तो सिंगल अमाउंट है ना, इसकी आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ एन्युटी की जगह सिंपल एन्युटी सिंपल इंटरेस्ट फैक्टर के ऊपर जाएं, फिर n इज़ इक्वल टू 3 एंड i इज़ इक्वल टू 9%। जब आप ये दोनों वैल्यूज़ इस तरह इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका कैलकुलेट करेंगे, it will give you the same answer that we have already computed in the method 1। थोड़ा बहुत डॉलर में फ़र्क आएगा, उसमें आपने परेशान नहीं हो जाना, इतना एक फ़र्क आ जाता है क्योंकि हम यहाँ पे टेबल वैल्यूज़ यूज़ कर रहे होते हैं, पॉइंट्स के अंदर फ़र्क आ रहा होता है। पॉइंट्स की वैल्यूज़ जो टेबल के अंदर हैं उसकी वैल्यू और जो हम कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने पिछले फार्मूले मेथड 1 में कैलकुलेट मेथड 1 में हमने ये जो पूरा प्रैक्टिकली उसे सॉल्व किया था, इसमें और इसमें थोड़ा बहुत डॉलर का फ़र्क आ जाता है, बट डैट इज़ इग्नोरेबल, यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट, आपको उससे परेशान नहीं होना। ठीक हो गया। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा अगला है बेसिक वैल्यूएशन मॉडल का कॉन्सेप्ट है। बेसिक वैल्यूएशन मॉडल क्या कहते हैं या उसका कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बात पिछले कुछ पार्ट्स में ये बात बता दी थी कि इट इज़ जस्ट अ नेम ऑफ दैट पीस ऑफ पेपर, इट इज़ जस्ट अ नेम ऑफ दैट पीस ऑफ पेपर जिसे हम बॉन्ड कहते हैं। बैंक इशू कर रहा है, बैंक उसका नाम क्या दे रहा है, बॉन्ड का, लेकिन इट इज़ नॉट कंपल्सरी। हम मार्केटेबल सिक्योरिटी में क्या कहते हैं, अ पीस ऑफ पेपर जो कि हम मार्केट के अंदर फंड्स को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हो। ठीक हो गया।
अब मैंने एक पीस ऑफ पेपर का नाम क्या दे दिया, एसेट। इस पीस ऑफ पेपर को मार्केटेबल सिक्योरिटी यानी एसेट का नाम दिया। इसके मैंने यूं ही सेम वही बॉन्ड वाले फीचर्स दे दिए कि सर इसे हम इसके ऊपर जो कूपन मिलेगा वो आपको 10% मिलेगा, n इज़ इक्वल टू 5 ईयर मिलेगा, इसकी जो पार वैल्यू या इसकी जो वर्थ है इसकी वो 50,000 है, जो भी इसे इशू करेगा हम उसे इतना इंटरेस्ट देंगे वगैरह वगैरह, और मार्केट में इन्फ्लेशन चल रही है लेट्स सपोज 12%। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आपका कौन, और जब 5 साल कंप्लीट होंगे हम उस बंदे के 50,000 रुपये उसे वापस कर देंगे। अब ये क्या है, ये सेम टू सेम बॉन्ड वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्योंकि बॉन्ड का वर्ड यूज़ नहीं हो रहा, हमारा मेथड सेम रहेगा। यहाँ 50,000 आ जाएगा इंटरेस्ट फैक्टर, क्योंकि हमें 5 सालों तक 50,000 का 10% मिलता रहेगा, तो 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5 ईयर्स तक वी विल रिसीव 5,000 एवरी ईयर। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 5,000 आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, i इज इक्वल टू इन्फ्लेशन कितना है 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा, प्लस कितने पैसे मिलेंगे 5 साल के कंप्लीट होने के बाद, हमें 50 हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे। तो 50,000 यहाँ पे आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर n इज इक्वल टू 5, i इज इक्वल टू फिर 12 आ जाएगा। इसे मैं इसी फीचर के ऊपर ना आपको यहाँ पे वो क्रिएट करके दे देता हूँ, दो मेथड 1 को कैसे इसे सॉल्व करेंगे और मेथड 2 को, ताकि जिन बच्चों का प्रॉब्लम हो, जिन्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात, वो समझ आ जाए। हमें बताएं कि इसके ऊपर इंटरेस्ट 10% यानी 50,000 का 10% आपको 5 सालों तक मिलता रहेगा। इसकी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 5,000 1 प्लस इन्फ्लेशन कितनी है 12% रेज़ टू द पावर 1 प्लस 5,000 1 प्लस 12% रेज़ टू द पावर 2 प्लस 5,000 1 plus 12% raised to the power 3 plus 5,000 1 plus 12% raised to the power 4 plus 5,000 1 plus 12% raised to the power 5 plus, बस ये 5 हो गए। 5 सालों बाद हमारा 50,000 भी हमें मिलेगा, तो 50,000 1 plus 12% रेज़ टू द पावर 5, ये इस तरह आप इस वैल्यू को इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेथड 1 से है। मेथड 2 के अंदर क्या आएगा, कितने पैसे मिलने हैं 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 फॉर 5 ईयर, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एन्युटी। ये एन्युटी का कंसेप्ट आ गया। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे 5,000 लिखते हैं, present value interest factor of A where n is equal to 5 and I is equal to 12%, that is basically in the inflation rate, plus you will receive the 50,000 amount, आपको 50,000 मिलेगा आपके 5 साल के बाद, वो सिंगल अमाउंट है, यानी इंटरेस्ट का फैक्टर एन्युटी का फैक्टर नहीं है। n इज इक्वल टू 5 वेयर i इज इक्वल टू 12%। यहाँ पे इसका आंसर निकालेंगे, दोनों आंसर्स में थोड़ा बहुत डॉलर का फ़र्क होगा, लेकिन आंसर आपके क्या आ जाएंगे, सही आ जाएंगे। ये आपकी वैल्यूएशन सिंपल वैल्यूएशन है, चाहे वो एसेट का नाम दे दिया जाए या चाहे आपको बॉन्ड का नाम दे दिया जाए, दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ द नोमेनक्लेचर ओनली, सो देयर इज़ नो नीड टू बी वरी अबाउट दैट कि सर ये क्या हो गया या ये कैसे हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद आप अगर पेज नंबर अपनी बुक के पेज नंबर 242 पे आएंगे, उसमें आपको बॉन्ड वैल्यूएशन का एक फार्मूला दिया गया है, जिसे जो कि तकरीबन जो कि आपको क्या है, आई इंटू सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, जो तमाम इन्फ्लेशंस आपको मिल रहे हैं, 1/1 प्लस आर रेज़ टू द पावर टी प्लस m 1/1 प्लस r रेज़ टू द पावर n। इस फॉर्मूले को देख के आपने परेशान नहीं हो जाना, ये वही फार्मूला है, ये इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ ए का है, और ये वाला जो है ना इवन प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का है। ये आपकी जो टोटल वैल्यू है, जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, ये उसका कॉन्सेप्ट है, और ये आपका इन्फ्लेशन इंटरेस्ट का है, जो आप कूपन के वैल्यू से कैलकुलेट करके इंटरेस्ट निकालते हैं। इस फार्मूले को इस्तेमाल करना भी सेम ही है, हमारी कैलकुलेशन मेथड 1 मेथड 2 से ही चलेगी।
दोनों तमाम न्यूमेरिकल्स हमारे उसी दोनों मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक हो गया। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन अल्लाह हाफिज़।